चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और ये आपका 6 फरवरी 2021 को जो एग्ज़ाम हुई थी दिन में, 7 फरवरी वाला अभी मैंने बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, अब 6 फरवरी 2021 को दिन में 2 बजे जो एग्ज़ाम हुई थी उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी ये चारों कंप्लीट करके आपका 2 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है ले सकते हैं, जिनको बुक मंगवानी है मंगवा सकते हैं। MPPNST वालों के लिए 15 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं 100 रुपये में, और छत्तीसगढ़ BSc वालों के लिए 100 रुपये में 20 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब 2000 क्वेश्चन PNST वालों के लिए मिल रहे हैं और 2000 CG वालों को मिलते हैं। ठीक है, जिनको लेना है ले सकते हैं। चलिए हम करते हैं पहले बायोलॉजी जूलॉजी, उसके बाद करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन आपके बायोलॉजी का। ठीक है, बॉटनी का पहला क्वेश्चन, किस प्रकार के चावल में विटामिन की उच्च मात्रा होगी। ठीक है, देखो आंसर दिखेगा लेकिन हमको पता तो चलेगा कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। किस प्रकार के चावल में विटामिन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, तो सुनहरा चावल गोल्डन राइस में होता है ना, विटामिन की सबसे ज़्यादा मात्रा होगी। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाए। भ्रूण कोश केंद्रित न्यूक्लियोटाइड और कोशिकी संरचना जो होती हैं उनका अनुपात क्या होगा। भ्रूण कोश में क्या होता है, 8 केंद्र होते हैं और 7 कोशिकी संरचना होती है। क्या होता है, भ्रूण कोश में क्या होगा, भ्रूण कोश में आपके 8 केंद्रकित होंगे और 7 जो होंगे 7 कोशिकी संरचना होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोक्रियोटिक्स में उपस्थित क्रोमेटोफोर का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रोक्रियोटिक्स में उपस्थित क्रोमेटोफोर का कार्य निम्न में से कौन सा है। कोशिका का वर्णकन, संचलन, कोशिका को आकृति प्रदान करना या प्रजनन। तो कोशिका का वर्णकन करना। प्रोक्रियोटिक्स में उपस्थित क्रोमेटोफोर का कार्य जो होता है कोशिका का वर्णकन करना। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाए। रोमन पौराणिक कथाओं के अनुसार रोमन पौराणिक कथाओं के अनुसार कृषि की देवी किसे कहते हैं। तो कृषि अनाजों को क्या कहा जाता है, अनाजों को आपको कृषि की देवी कहते हैं। अनाजों को जो है अनाजों को कृषि की देवी कहते हैं। DNA में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या लिखा हुआ है, DNA में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। वेरी गुड। तो DNA में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में DNA द्विसूत्री डबल स्टेट होता है, ये सही है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में DNA रैखिक होता है, ये भी सही है। DNA में प्रोटीन संश्लेषण के लिए जानकारी होती है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में DNA वृत्ताकार होगा, ये इसके बारे में सही नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उच्च स्तर के विटामिन, प्रोटीन और खनिजों के साथ फसल का उत्पादन करने के लिए विकसित प्रजनन पद्धति को आप क्या कहते हो, बताइए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उच्च स्तर के विटामिन, प्रोटीन और खनिजों के साथ फसल का जो उत्पादन होता है उसको विकसित प्रजनन की पद्धति को हम क्या कहते हैं, बायो फर्टिफिकेशन। क्या कहते हैं, बायो फर्टिफिकेशन। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए। यदि अंड कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 6 है, यदि अंड कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 6 है तो भ्रूण कोश में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। यदि अंड कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 6 है, तो भ्रूण कोश में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी।
वेरी गुड, कितनी होगी? 18 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान में उच्च तापमान पर खाद्य पदार्थों को गर्म करना और फिर इसे तेजी से ठंडा करना, ये किस में शामिल है? रिक्त स्थान, वेरी गुड, ये किस में शामिल है? ये आपके पार्श्वीकरण में शामिल है। पार्श्वीकरण में क्या होता है? पार्श्वीकरण में उच्च तापमान पर खाद्य पदार्थों को गर्म करते हैं और फिर इसे देरी से ठंडा करते हैं। अगला क्वेश्चन, भोजन के संरक्षण की हिम शुष्कन की प्रक्रिया को किस प्रकार जाना जाता है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भोजन के संरक्षण की हिम शुष्कन की प्रक्रिया को किस प्रकार जाना जाता है? हिम शुष्कन के अनुसार, किसके अनुसार? हिम शुष्कन के अनुसार। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति का गठन कार्यात्मक गोरु बीजाणु में कौन सी अवस्था में होता है जिसके बाद भ्रूण कोश का निर्माण होगा? लिखा हुआ है कि कोशिका भित्ति का गठन कार्यात्मक गुरु बीजाणु में कौन सी अवस्था में होगा जिसके बाद भ्रूण कोश का निर्माण होगा? वेरी गुड, ये होगा 8 न्यूक्लियोटाइड अवस्था में। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी सुकेंद्रित एक कोशीय जीव निम्नलिखित में से किस जगत से संबंधित है? सभी यूकेरियोटिक्स एक कोशीय जीव किस जगत से संबंधित है? वेरी गुड, वो सब आएंगे प्रोटिस्का में आएंगे। कौन से? आद्य जीव, प्रोटिस्का जगत से संबंधित है। सभी यूकेरियोटिक्स एक कोशीय जीव जो हैं वो प्रोटिस्का जगत से सम्मिलित है। एक सही अनुक्रम में अर्धसूत्रीय विभाजन की निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करना है। पहला है केंद्रक का लुप्त होना, काईएजेमेटा का टर्मिनलाइजेशन होना, या जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर या सूत्रयुग्म। इनको सही करना। तो आपका जो आ जाएगा, पहले क्या आएगा? पहला आएगा आपका सूत्र युग्म करना, फिर होगा आपका क्रॉसिंग ओवर, फिर आएगा आपका काईएजेंटा टर्मिनेशन, और फिर होगा न्यूक्लियोल्स का लुप्त होना। ऑप्शन डी वाला। रिक्त स्थान सबसे प्राचीन खाद्य संरक्षण तकनीक में से जो जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से पानी की गति को कम करता है, वो कौन सा होगा? सबसे प्राचीन खाद्य संरक्षण तकनीक में से एक है जो जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से पानी की गतिविधि को कम करेगा। ड्राई ड्रग, कौन सा होगा? वो ड्राई ड्रग हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। ऊर्जा की सबसे बड़ी मात्रा वाली खाद्य श्रृंखला का पोषी स्तर कौन सा है? ऊर्जा की सबसे बड़ी मात्रा वाली खाद्य श्रृंखला का पोषी स्तर कौन सा है? वेरी गुड, उत्पादक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। कौन सी मानव उपभोग के लिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा सबसे पहले व्यावसायिक रूप से उगाई गई फसल है? बताइए। वाह, कौन सी मानव उपभोग के लिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा सबसे पहले व्यावसायिक रूप से उगाई गई फसल जो थी वो थी आपकी टोमेटो। एक पारिस्थितिक तंत्र में जीवाणु किस रूप में माने जाते हैं? एक पारिस्थितिक तंत्र में जीवाणु जो होते हैं वो किस रूप में माने जाएंगे? सूक्ष्म उपभोक्ता। किस रूप में? सूक्ष्म उपभोक्ता, छोटे उपभोक्ता के रूप में माने जाएंगे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने 5 जगत, देखो 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि RH विहेक्टर ने 5 जगत वर्गीकरण जो है वो RH विहेक्टर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन में समृद्ध एटलस गेहूं की किस्म है? एटलस, ये क्वेश्चन भी वेरी IMP,
कौन सी प्रोटीन में सबसे अच्छी गेहूं की किस्म है? तो एटलस 66, एटलस 66। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परत में हृदय पेशियां पाई जाती हैं? किस परत में हृदय पेशियां पाई जाएगी? किस परत में हृदय पेशियां पाई जाएगी? वेरी गुड, हृदय पेशी में। किसमें? हृदय पेशी में हृदय पेशियां पाई जाएगी, मायोकार्डियम। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। एस्टर और पेप्टाइड्स के जल अपघटन को करने वाले एंजाइम को आप क्या कहते हैं? एस्टर और पेप्टाइड्स के जल अपघटन को करने वाले एंजाइम को आप क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हाइड्रोलेस। क्या कहेंगे? एस्टर और पेप्टाइड के जल अपघटन को करने वाले एंजाइम को हाइड्रोलेस कहेंगे। अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट या मायोसिन फर्स्ट के दौरान गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा था। तो अर्धसूत्रीय विभाजन मायोसिन फर्स्ट के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अगला, भारत में ICAR द्वारा वर्ष 1963 में शुरू की गई गेहूं की अर्ध बोनी किस्म कौन सी है? वेरी गुड, सोनालिका। कौन सी है? कि भारत में ICAR द्वारा वर्ष 1963 में शुरू की गई गेहूं की अर्ध बोनी किस्म जो है सोनालिका। कार्य द्रव सांद्रण जिस पर एक एंजाइम अपने अधिकतम वेग के आधे को प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है? सबस्ट्रेट सांद्रण जिस पर एक एंजाइम अपने अधिकतम वेग के आधे को प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है? वो मिकेलिस मेनेटन स्थिरांक कहलाएगा। क्या कहेगा? मिकेलिस मेनेटन स्थिरांक कहलाएगा। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। पाश्चुरीकरण दूध को किस पर गर्म करने की प्रक्रिया है? पाश्चुरीकरण दूध को किस पर गर्म करने की प्रक्रिया? क्वथनांक के नीचे। क्या? क्वथनांक के नीचे। पाश्चुरीकरण दूध को किस पर गर्म करने की प्रक्रिया है? तो क्वथनांक के नीचे। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए। निम्न में से कौन सा केंद्रक ट्यू न्यूक्लियस अनुपस्थित है? ट्यू न्यूक्लियस कौन सा केंद्रक अनुपस्थित है? वेरी गुड। तो कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा स्पष्ट केंद्रक ट्यू न्यूक्लियस अनुपस्थित है? तो एनाबिन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? एनाबिन आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। मृत कार्बनिक पदार्थों के क्षय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाए? बताइए। वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थों के क्षय की प्रक्रिया को हम अमोनीकरण या अमोनियाकरण के रूप में जानते हैं। अमोनीकरण के रूप में। फसल ब्रेसिका की किस्म जो एफिडस के प्रतिरोधी है? कौन सी? फसल ब्रेसिका की किस्म जो एफिडस के प्रतिरोधी है कौन सी? पूसा गौरव। कौन सी आ जाएगी? पूसा गौरव। अगला, तंतुप्रतु या फाइब्रोब्लास्ट मैक्रोफेज मास्ट कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस ऊतक में देखी जाती है? 28। वेरी गुड। किसर तंतुप्रतु वृहद भक्षक और मस्तूल काष्ठ कोशिकाएं जो होती हैं वो संयोजी ऊतक में देखी जाएगी। किसमें? संयोजी ऊतक में। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाए। अगला क्वेश्चन है, संवहनी ऊतक बंडल प्रकार जो तनों और पत्तियों में सामान्य है वो कैसा होगा? संवहनी ऊतक बंडल का प्रकार जो तनों और पत्तियों में सामान्य है वो कैसा होगा? वो संयुक्त हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का काल भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष माना जाएगा? हरित क्रांति का काल भारत में किस वर्ष माना जाएगा? वेरी गुड, 1960 और 71। ये मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है कि सर हमें भी क्लास में ऐड कर दीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। 9753749986 पर आप ऐड हो सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिनको प्रैक्टिस सेट मंगाना है मंगा लेना, जिनको बुक मंगानी हो मंगा लेना। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।